क्या आपको पता है कारगिल जब वार हुआ था तो एक महीने पहले हमारी मार्केट 8.3% डाउन चली गई थी। क्या मेरा पैसा सेफ है? क्या मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या फॉरेन इन्वेस्टर निकल तो नहीं जाएंगे? पाकिस्तान, उनका जीडीपी ग्रोथ रेट गिर के 3.9% रह गया एंड दे हैड टू टेक मल्टीपल टाइम लोन। हमारे ट्रेड रूट्स बंद हो गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुका और इकोनॉमी को शॉर्टेज का सामना करना पड़ा, यानी कि लॉस से बचने की साइकोलॉजी। मगर ये वही समय था जब इंडिया ने दो बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को फेस किया। एट द सेम टाइम कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे बहुत कम इम्पैक्ट आएगा, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। जंग यानी वार से बाय डिफॉल्ट हमारी इकोनॉमी या फिर मार्केट पे इम्पैक्ट होता है, मगर इन सबसे बहुत ऊपर हैं हमारी वो फोर्सेस जो हमेशा हमारे डिफेंस के लिए सबसे आगे रहती हैं, हमारे देश के डिफेंस के लिए सबसे आगे रहती हैं। उन सभी को, उनके सेक्रीफाइसेस को, हमारे शहीदों को और उनकी फैमिलीज को हमारा नमन है। इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं, बालकोट हो, उरी हो, कारगिल हो या पुराने 62, 65, 71 की लड़ाई। और सभी बार हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या मैं निकल जाऊं? क्या मेरा पैसा सेफ है? क्या मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या फॉरेन इन्वेस्टर निकल तो नहीं जाएंगे? अरे डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो नहीं निकल जाएंगे? और ये क्वेश्चन बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है, भाई पैसा तो बचाना है, इसीलिए तो यहाँ पर मार्केट में आए हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि हर वॉर के बाद हुआ क्या? मार्केट ऊपर गई कि नीचे गई? आज की वीडियो में हम केवल डेटा या हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हम बिहेवियर और साइकोलॉजी को भी टच करेंगे, जो एक इन्वेस्टर का बिहेवियर साइकोलॉजी इम्पैक्ट होता है और वो कैसे मैनेज होना चाहिए टू एंश्योर यू कैन टेक गुड डिसीजन फॉर योर इन्वेस्टमेंट। लेकिन सबसे पहले एक सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। क्या आपको पता है कारगिल जब वार हुआ था तो एक महीने पहले हमारी मार्केट 8.3% डाउन चली गई थी, बट पोस्ट कारगिल वार निफ्टी 50 जंप बैक 36.6%। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वार खत्म हुआ है एंड इकोनॉमी और मार्केट ऊपर हो गई है। नो, आपको ये भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान जिससे हमारा वार हुआ था, उनकी इकोनॉमी को बड़ा डेंट लगा। उनका जीडीपी ग्रोथ रेट गिर के 3.9% रह गया, फॉरेन रिजर्व बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गए एंड दे हैड टू टेक मल्टीपल टाइम लोन टू गेट बेल आउट। इंडिया की इकोनॉमी का ग्रो होना, पाकिस्तान की इकोनॉमी का गिरना। आप सोच रहे होंगे ये डिफरेंस कैसे? इसके पीछे केवल टाइमिंग है या फिर लक है या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सच में ग्रो करते हैं? यू विल कम टू नो डाउन द लाइन। मगर उससे पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 1962 इंडिया सीनो हुआ, एक ऐसा सिम है जिसने हमें बहुत ज़्यादा झंझोड़ा एंड इट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया। China is an illegal occupation of 38,000 square kilometers of Indian territory in Aksai Chin as a result of the 1962 conflicts. ये हमारा बहुत बड़ा लॉस था। एट द सेम टाइम इकोनॉमी को भी लॉस हुआ। अराउंड जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा 2 से 3% रह गया, हमारे ट्रेड रूट्स बंद हो गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुका और हमारी इकोनॉमी को शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। एज आई सेड, ये हमारा एक वेकअप कॉल था। यहाँ से इंडिया ने अपने गियर चेंज किए। इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज फ्रॉम 2.1% टू 4% ऑफ द जीडीपी एंड हमने अपनी डिफेंस पॉलिसीज़ को इम्प्रूव किया, हमने फोकस उस एरिया में दिखाया। पर यह वही समय था जब हमने लॉस एवर्जन ज़्यादा देखा, यानी कि लॉस से बचने की साइकोलॉजी। पैसा निकाल लो जिससे लॉस नहीं होगा। उसके बाद आती है 1965 और 71 की जंग जो हमने पाकिस्तान के साथ लड़ी और दोनों ही जंग में हमें सफलता मिली, केवल वॉर वाइज नहीं बल्कि इकोनॉमी वाइज भी। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। 1971 में दे लॉस्ट बिग लैंड, बांग्लादेश बना, एज वेल एज वहाँ से उनकी जो बेल आउट की प्रोसेस थी IMF के साथ कंटिन्यूस चालू हो गई फॉर अ लॉन्ग टर्म। मगर ये वही समय था जब इंडिया ने दो बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को फेस किया, इन्फ्लेशन एंड फिस्कल डेफिसिट। ऑफ कोर्स हर बार में हर कंट्री पे आएंगे क्योंकि आपका सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स इशू आता है, डिमांड सप्लाई इशू आता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। गवर्नमेंट को स्पेंडिंग डिफेंस में ज़्यादा करनी है, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग इमरजेंसी सर्विसेज में ज़्यादा करनी है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करने के लिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। तो ये काफ़ी कॉमन फिनोमेना है जिसको इंडिया ने भी फेस किया दोनों वॉर्स के बाद। मगर ये दोनों एक शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं। अब उस इकोनॉमी के लिए
जिस इकोनॉमी का कॉर्पोरेट अर्निंग अच्छा है, जिस इकोनॉमी की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ठीक हैं एंड द इकोनॉमी इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। जैसे कारगिल में 6.18 की जगह हमारा ग्रोथ रेट 8.85 हुआ आफ्टर कारगिल वॉर। ये डेटा ये बताता है कि अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके फैक्टर्स, आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स इंप्रूव हो रहे हैं। 1991 में लिबरलाइजेशन आया था, हमने और भी बहुत सारे काम किए थे। अगर ध्यान हो तो 1999 2000 का टाइम था, Y2K का, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट ये सारे फैक्टर्स काम कब करेंगे? जब आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग है, आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज गेटिंग इम्प्रूव्ड और आप वहाँ से इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और थैंकफुली उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी सुदृढ़ होने की तरफ मूव कर चुकी थी। और यही सब फंडामेंटल्स तो हैं जो एक रियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सेफ्टी नेट है। बट ये वही समय होता है जब इमोशंस पीक पे होते हैं। फियर, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी, विच इज सर्टेनली नॉर्मल इन सच सिचुएशन। पर बिहेवियर फाइनेंस बोलता है कि इमोशंस को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। पैनिक सेल, हर्ड मेंटालिटी, फियर ऑफ मिसिंग आउट और इन सब से बचना बहुत ज़रूरी है। और केवल वार में नहीं, दूसरी सिचुएशंस में भी आती हैं। 2020 में आई, 2008 में आई। और जब हम देखते हैं ना कि इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, मार्केट इंप्रूव हो रही है, तो भाई पूरी इकोनॉमी इंप्रूव एक बार में कभी नहीं होती है, पूरी मार्केट एक बार में इंप्रूव कभी नहीं होती है। कुछ सेक्टर्स हैं जो बढ़ते हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो घटते हैं। तो चलिए थोड़ा सेक्टर की बात करते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। हम किसी स्टॉक की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बात हो रही है कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर्स की, कि एक वार की सिचुएशन में किस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स मेरे को काम के दिख रहे हैं। सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट डिफेंस सेक्टर। तो वार जैसे ही है तो सारे लोग डिफेंस में पैसे लगाएंगे। दैट बिकम्स वन की सेक्टर फॉर अस टू look around and research to find out what is going good. On the other hand, at the same time, tourism, hospitality, ये सब सेक्टर्स की हालत बहुत ख़राब होती है। जैसा हम देख रहे हैं कि JNK के अंदर इस वक्त हॉस्पिटैलिटी का इशू, टूरिज्म या इतनी सारी फ्लाइट्स हमारी रोक दी गई थी। Indigo and Air India announced the cancellation of all flights 2 and 4 from 9 airports. So by default impact आता है। एट द सेम टाइम कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इससे थोड़ा सा अलूफ रहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, अलग हो गए हैं, थोड़ा सा अलग रहते हैं, जिन पे बहुत कम इम्पैक्ट आएगा। फॉर एन एग्जांपल IT, फार्मा, जो कि बाहर से रिलेटेड हैं। जब हम बात करते हैं कि IT की, भैया बाय डिफ़ॉल्ट IT एक ऐसा सेक्टर है जो मैक्सिमम ग्लोबल बेस से बिजनेस ले रहे हैं, तो वो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। एनहेंस इस तरीके से आपको समझना है कि आपके कौन कौन से सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली जब हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम म्यूचुअल फंड से कैसे छुप सकते हैं? एंड म्यूचुअल फंड कुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी। देखिए, आपको अगर पता है इन्वेस्ट कैसे करते हैं, अगर आपको पता है, आप रिसर्च कर सकते हैं, टाइम है आपके पास, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टॉक्स को, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, उसको मैनेज कर सकते हैं, आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ अ गुड आइडिया। एट द सेम टाइम, अगर भाई आपके पास इतना समय नहीं है, चाहिए अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका दूसरी जगह समय लगना है, पढ़ाई में, ग्रोथ में, जॉब में, बिजनेस में, देन सिंपली टेक हेल्प, कंसीडर इज एन आउटसोर्स। और म्यूचुअल फंड कैन बी अ गुड एरिया फॉर योर आउटसोर्सिंग, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे, कंपनीज में डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही अगर हम बात करें तो SIP की वो भी ज़रूरी है यहाँ पे, बिकॉज हम कई लोग बोलते हैं यार SIP रोक दूँ क्या, बाद में शुरू कर दूंगा। अरे भाई, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा कौन उठाएगा? मेरे हिसाब से अगर मार्केट गिरता है तो लॉजिक ये है कि आप पैसे लगाएं, जिससे आप कम पैसे में ज़्यादा म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद सकते हैं, और जब मार्केट बढ़ेगा तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा कंपाउंडिंग का। एंड यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन रोकने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज हम बात कर रहे हैं मार्केट की, डजंट मीन कि ये केवल एक स्टॉक मार्केट रहेगा। आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क मैनेजमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल। डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर वाइज मार्केट के अंदर हो सकता है, एसेट वाइज हो सकता है, गोल्ड, कमोडिटी, रियल एस्टेट, अलग अलग जगह पे, और जियोग्राफी वाइज हो सकता है। आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्षमता कितनी है, आपकी कैपिटल कितनी है, और आपके पास रिस्क लेने का कितना ताकत है। इन शॉर्ट, इस बात को मैं यहाँ खत्म करना चाहूँगा कि मार्केट फ्लक्चुएशन आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। आपको फ़ायदा होगा अगर आप मार्केट फ्लक्चुएशन समझेंगे और उसके बाद उसका एडवांटेज लेंगे, ना कि उससे डिसएडवांटेज की तरह देखेंगे। इसी तरह से सर जॉन टेम्पलेटन ने बोला था कि 4 शब्द हैं दोस्त सबसे खतरनाक मार्केट के। वो 4 शब्द हैं दिस टाइम इट्स डिफरेंट, यानी कि इस बार अलग है।
2008 का मार्केट क्रैश, इस बार ये अलग है। 2020 इस बार ये अलग है। हर बार वॉर के अंदर, इस बार ये अलग है। अब पता नहीं क्या होगा। एवरी टाइम मार्केट हैज प्रूवन अगेन अगेन एंड अगेन कि बेसिक प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स सबके सेम है। वही होता है हर बार। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आइडेंटिफाई करता है कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। पहली बार डिसाइड करना है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, उसके लिए अच्छे से रिसर्च कीजिए एंड देन रिसर्च कर ली, देन उसके अंदर इन्वेस्टेड रहिए। इन शॉर्ट, जंग के टाइम पे पैनिक तो होता ही है। इमोशंस को संभालना, डिसिप्लिन, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग से ही वेल्थ बनती है इन अ लॉन्ग रन। अगर आप भी बने रहना चाहते हैं मार्केट में बट ये समझना चाहते हैं यार म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है, तो दिस वीडियो माइट हेल्प यू टू फाइंड आउट द बेस्ट म्यूचुअल फंड एंड सिलेक्टिंग इट। थैंक यू।